हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के अकेडमी। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच करिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके हेल्पफुल रहने वाली है। ये वीडियो से आपको 5 से 7 नंबर पक्का हो जाएगा क्योंकि सीडीपी के लिए आप तीनों मनोवैज्ञानिक को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। जीन पियाजे, ले वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, इन तीनों मनोवैज्ञानिक से कम तो 5 से 7 बार हर बार पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करते जाइएगा फ्रेंड्स। और सबसे पहले तो जीन पियाजे पढ़ेंगे, फिर इनके बाद जीन पियाजे पढ़ने के बाद इनका PYQ करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आगे का मनोवैज्ञानिक पढ़ेंगे, फिर इसी तरह उनका भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव विकास का सिद्धांत दिए थे। पहले तो फ्रेंड्स इसी तरह का आसान क्वेश्चन बन जाता था, यानी जीन पियाजे कौन सा सिद्धांत दिए थे, इस तरह का क्वेश्चन बन जाता था। तो क्वेश्चन आंसर टिक लगाना बहुत ही आसान रहता था। आप डायरेक्ट संज्ञानात्मक विकास लगा सकते हैं। लेकिन इस बार अब 2-3 सालों से पेपर बहुत ही घुमा फिरा के दिया जाता है, तो आपको डीपली समझना होगा क्योंकि क्वेश्चन बनेगा यहीं से, लेकिन क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है। इन्होंने बच्चों जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे? वो स्विट्जरलैंड के थे मनोवैज्ञानिक। इन्होंने बच्चों को सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक कहा। किसने कहा? तो जीन पियाजे ने। क्या कहा जीन पियाजे ने? तो बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा। क्या करते हैं वो बच्चे? सक्रिय ज्ञान निर्माता। वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यानी संसार के बारे में सोचने समझने की वो ज्ञान निर्माता क्या है? वो खुद हैं। जीन पियाजे ने कहा बच्चों की थिंकिंग यानी सोचने की क्षमता अडल्ट यानी वयस्क से टाइप यानी प्रकार में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। यानी समझे फ्रेंड्स, बच्चों की जो थिंकिंग है यानी जो बच्चा सोचता है वो क्या करता है? केवल वयस्क से केवल प्रकार में अलग होता है, लेकिन उतना ही मात्रा में सोचता है जितना मात्रा में बड़े सोचते हैं, वयस्क सोचते हैं। यानी जो सोचने की प्रकार है वो अलग हो सकती है। प्रकार अलग होने का मतलब है जैसे कि आप जितना चिंता, जितना अभी टेंशन सीटेट के बारे में ले रहे हैं, जितना अभी सीटेट के लिए सोच रहे हैं, एक छोटा बच्चा भी उतना ही अपने खिलौने के लिए सोचता है। यानी जितना आप सोच रहे हैं उतना बच्चा भी सोच रहा है, बस दोनों में क्या है? दोनों का प्रकार में अलग है। यानी आपका सीटेट के लिए है सोचना और बच्चे को खिलौने के लिए सोचना है, इसीलिए दोनों का प्रकार अलग हो गया। लेकिन सोचने की जो क्वांटिटी है, सोचने की जो मात्रा है, वो दोनों का बराबर है। जितनी गहराई में आप सोच रहे हैं सीटेट के बारे में, एक बच्चा भी उतना ही गहराई में अपने खिलौने के बारे में सोच रहा होता है। इसीलिए क्या है? तो क्वांटिटी में बराबर होता है, बस क्या होता है? प्रकार में अलग होता है। आप इतना याद रखिएगा कि जो आप हैं वो सीटेट के बारे में सोच रहे हैं तो आपका प्रकार अलग हो गया, और बच्चा खिलौने के बारे में सोच रहा है तो बच्चे के सोचने की प्रकार अलग हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, इन्होंने एक्टिविटी को महत्व दिया। यानी क्या दिया है जीन पियाजे ने? बच्चे जो खुद करके सीखते हैं, बच्चे जो एक्टिविटी करते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस दिया, महत्व दिया। जीन पियाजे के 4 एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं, 4 तत्व के बारे में। इसके बाद 4 इनका स्टेज भी पढ़ेंगे, अभी 4 एलिमेंट्स पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले है परिपक्वता, उसके बाद है अनुभव, उसके बाद है सामाजिक अंतःक्रिया, उसके बाद है संतुलन। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, MESE। M से मैच्योरेशन, E से एक्सपीरियंस, या फिर अनुभव को आप एक्टिविटी भी कह सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी एक्सपीरियंस के बदला एक्टिविटी भी आ जाता है, और यहाँ पे मैच्योरेशन के बदला जेनेटिक्स और हेरिडिटी भी आ जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पे आगे ऐसे सोशल इंटरेक्शन, ई से इक्विब्रेशन यानी संतुलन। यहाँ पे संतुलन सबसे मेन है। यहाँ पर संतुलन का भी कुछ प्रकार होते हैं, तो अब उनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको पूछा जाएगा इन चारों में से कौन एक नहीं है। तो इन चारों को आप याद किए रहिएगा, तो आपको जो इसमें से नहीं है वो उसमें आप टिक लगा सकते हैं, या फिर इन चारों में से कोई एक दिया रहेगा और पूछा जाएगा इनमें से जीन पियाजे का तत्व कौन है या कौन नहीं है। इस तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग इसे इस तरह याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में MESE याद रखिएगा, या फिर इसे हिंदी में याद रखिएगा, परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अंतःक्रिया या फिर सामाजिक अन्योन्य क्रिया, उसके बाद संतुलन। तो अब पढ़ते हैं संतुलन को डिटेल में। यहाँ से डिटेल का क्वेश्चन आता है, तो इसे पढ़ते हैं डिटेल में। ये इन चारों में से सबसे मोस्ट यही है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, इसका डिटेल में अभी आगे पढ़ते हैं। अभी यहाँ पर आप इस तरह से समझ लीजिए, संतुलन का 2 प्रकार होते हैं, और इसमें अनुकूलन का भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आत्मसातकरण, एक होता है समायोजन। तो चलिए फ्रेंड्स इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले संतुलन पढ़ेंगे, अनुकूलन पढ़ेंगे, फिर ये सभी डिटेल में अभी पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं संतुलन का डिटेल। तो संतुलन इसका द्वारा
बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया में संतुलन कायम करता है। यानी अभी आगे पढ़ेंगे आत्मसातकरण और समायोजन क्या होता है, फिर आपको ये संतुलन का प्रक्रिया समझ में आ जाएगा। देखते हैं अनुकूलन। अनुकूलन है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, अनुकूलन कहलाता है। ये अभी दो दो प्रक्रिया होता है इसका। चलिए दोनों की प्रक्रिया पढ़ते हैं। अभी आपको बताई थी दोनों प्रक्रिया, आत्मसातकरण और समायोजन, तो इन्हीं को डिटेल में पढ़ते हैं। आत्मसातकरण पहले पढ़ते हैं, इसको आप इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, एसिमिलेशन। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। यानी बच्चे के जो माइंड में उसका पूर्व ज्ञान है, यानी बच्चा जब स्कूल आता है उसको उससे पहले भी उसका घर पर जो ज्ञान मिला रहता है वो उसका पूर्व ज्ञान हो गया, और उसी ज्ञान को आप नए ज्ञान से जोड़ रहे हैं, तो क्या कहलाता है, वो आत्मसातकरण कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे है समायोजन। समायोजन को आप अकोमोडेशन कह सकते हैं। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। यानी आप पूर्व ज्ञान को, यानी बच्चे जो घर से सीख के आता है उसी में उसको परिवर्तन करके नया ज्ञान जोड़ रहे हैं, नया ज्ञान में पुराना ज्ञान का परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो समायोजन कहला रहा है। स्कीमा देखते हैं। स्कीमा मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। यानी बच्चे को जो दिमाग में पहले से स्टोर होती है, पहले से क्या स्टोर होगी, गाय के पास 4 पैर होती हैं, एक पूंछ होती है, 2 सींगें होती है। बिल्ली के बारे में उनको पता होगा, काली बिल्ली होती है, उसकी मूछें होती है, 2 आँखें होती है, 4 पैर होती है, वो दूध पीती है। ये सब क्या हो गया, बच्चे को नॉर्मली घर से ये सब कुछ सिखा दिया जाता है। जब स्कूल जाता है बच्चे को ये सभी इनके माइंड में क्या होती है, स्टोर होती है। लेकिन जब वहाँ जाने के बाद इससे कुछ अलग देखने को मिलता है, तो बच्चे जैसे कि अगर काले कुत्ता भी देख ले तो बच्चे बोलेंगे काली बिल्ली है, लेकिन क्या होती है, वो कुत्ता होता है। तो यहाँ पर वो अपने ज्ञान के उनका प्रयोग करके क्या प्रयोग किया कि 4 पैर बिल्ली की भी होती है और 4 पैर कुत्ता का भी होता है, लेकिन ये बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है। इस तरह की वो नया नया धारणा बना लेता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। यानी पुराने ज्ञान का ही प्रयोग करके नया ज्ञान जब बनाता है तो क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। अब आगे पढ़ते हैं संगठन। संगठन का तो मतलब समझ में ही वैसे ही आ जा रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी समूह संगठन को कह सकते हैं आप संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनः व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। फ्रेंड्स अब आगे पढ़ते हैं उनका स्टेज। कितना स्टेज दिए थे आप लोग को पता होगा उनका स्टेज, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेज कौन सा होता है, आप इंग्लिश में याद रख सकते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, हिंदी में याद रख सकते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था। हिंदी में 2-3 नाम चेंज करके आ जाता है, तो आप लोग इंग्लिश में ही इसे याद रखिएगा। सेंसरी मोटर स्टेज यानी जन्म से 2 वर्ष होते हैं। कई जगह यहाँ पर 0 से 2 वर्ष भी लिखा रहता है, लेकिन बच्चा जन्म लेते समय भी वो 0 नहीं होता है, वो बच्चे 9 महीने गर्भ में बिता के आ चुका होता है, तो उसे आप जन्म से 2 वर्ष कह सकते हैं। तो जन्म से 2 वर्ष में क्या क्या होता है, यानी सेंसरी मोटर स्टेज में, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला तो ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तु अस्थायित्व आ जाते हैं। आगे देखते हैं। सेंसेस आर टीचर, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, जन्म से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों से सीखते हैं, उसको पकड़ के, उसको मुंह में रख के। तो चलिए देखते हैं इसको ज्ञान इंद्रिया कौन कौन से होते हैं। तो आँख, नाक, कान, मुंह, स्किन, यानी स्किन से किसी भी वस्तु को बच्चा छू के, देख के, या नाक से सूंघ के, मुंह में रख के, इस तरह से बच्चे पहचानते हैं किसी भी चीज़ को। तो क्या हो गया, ये सब सेंसेस हो गए। तो सेंसेस आर टीचर कह सकते हैं। बच्चे जो सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं, अपने सेंसेस से सीखते हैं। मूल प्रवृत्तियों एवं संवेगों का विकास किसमें हो जाता है, तो आपका सेंसरी मोटर स्टेज में हो जाता है। अनुकरण भी बच्चा करता है, आप इसे इमिटेशन भी कह सकते हैं। बच्चा जो तुरंत देखता है उसे भी तुरंत भी अनुकरण कर लेता है, और बच्चा डेफर्ड होता है, यानी उसे बच्चे को देखने के बाद बहुत दिनों के बाद भी बच्चा उसका अनुकरण कर लेता है। यानी आप अपना मेकअप करके, आप अपना मेकअप, लेडी जैसे कि मेकअप करके और मेकअप बॉक्स अगर बच्चा देख लिया मेकअप करते समय, तो बच्चा बहुत दिनों के बाद भी उसका नकल कर लेगा। अगर अपने पिता को शेविंग करते हुए देख लिया बच्चा, तो क्या करेगा, बच्चा जब देख लेगा कि पापा चले गए हैं, तो वो तुरंत भी कर सकता है अनुकरण, या फिर कुछ दिनों के बाद भी अनुकरण कर सकता है। यानी बच्चे के माइंड में स्टोर हो जाती है, वो जो देखता है वो बाद में भी उसका अनुकरण कर लेता है।
अब आगे का स्टेज देखते हैं। आगे का स्टेज होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज आप इसे कह सकते हैं, जो होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। जन्म से 2 वर्ष क्या हुआ, तो जन्म से 2 वर्ष हुआ सेंसरी मोटर स्टेज, और उसके बाद 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है वो हो गया आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। इस अवस्था में बच्चा सिंबल्स यानी प्रतीकों का यूज करना सीख जाता है। बच्चा जो वर्ड शब्द सुनता है उसका इमेज अपने दिमाग में बना लेता है। यानी बच्चे को अगर आप पेन कहोगे तो पेन, उसको पेन नहीं भी दिखाओगे, उसको केवल पेन कहोगे तो उसके माइंड में पेन का इमेज बन जाएगा कि पेन इस तरह से होते हैं, इस तरह से नोक निकले होते हैं और इसे लिखते हैं। तो बच्चे का उसके मन में इमेज बन जाता है। उसके बाद हो गया लक्ष्य निर्धारित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। यानी बच्चे को कुछ हासिल करना हो, कोई भी सामान आप कहीं छुपा दो तो बच्चा उसे ले आता है। बच्चे को उस मन में वो डायरेक्शन आ जाता है कि यहाँ पर छुपाया गया था, यहाँ से निकालना है मुझे, वो ढूंढ के निकाल लेगा। अब आगे देखते हैं अहम केंद्रित होता है बच्चा। इसमें क्या होता है, अहम केंद्रित होता है। उसके बाद बच्चा वस्तुओं, संख्याओं और समस्याओं को उलटना पलटना नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं, तो इसमें बच्चा को अभी संख्याओं के बारे में पता नहीं है। क्या कहते हैं, वस्तुओं को उलटना पलटना नहीं आता है। जैसे कि आप यहाँ पे आप ले सकते हैं, एक 10 का सिक्का ले सकते हैं और 10 का एक नोट ले सकते हैं। तो बच्चे सिक्कों को ज़्यादा महत्व देंगे, क्योंकि अगर एक एक कॉइन का 10 सिक्का रहेगा तो बच्चे को लगेगा कि वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर इसको संख्याओं का समझ नहीं होता है। आगे देखते हैं। आगे है केंद्रीकरण। इस स्टेज में बच्चे को केंद्रीकरण समझ में आ जाता है। इस स्टेज में बच्चा किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है। केंद्रीकरण में क्या होता है, तो बच्चा केवल एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस कर पाता है। बच्चे के सामने में अगर आप कोई सामान रख दीजिएगा, जैसे कि अगर आप पेन रख दिए तो पेन का भी केवल एक ही ऑब्जेक्ट, मतलब एक ही चीज़ बता सकता है कि ये पेन से लिखते हैं या फिर पेन का क्या कलर है। दोनों में से कोई एक चीज़ है वो पहला बच्चा को समझ में आएगा और एक ही बताएगा। उसके सामने में आप कोई भी वस्तु रख दीजिएगा तो वो पूरा एक बार में डिटेल नहीं देखेगा, वो केवल एक ही चीज़ पे फोकस करेगा और एक ही बताएगा। आगे देखते हैं। आगे है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आप फर्स्ट में क्या पढ़े थे, तो फर्स्ट में पढ़े थे इंद्रिय जनित गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। सेकेंड में पढ़े थे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। और तीसरा में आ गया आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि किस अवस्था का एज क्या होती है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑपरेशनल स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 7 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। इस अवस्था में बच्चे के सामने दिखने वाली वस्तु के बारे में ही चिंतन कर पाता है। यानी बच्चे के जो नज़र के सामने रहेंगी, जो चीज़ वो बच्चे देखेंगे उसके बारे में बच्चा सोचता है। लेकिन जो बच्चे के आंखों के सामने नहीं होता है, बच्चा उस पर चिंतन नहीं कर पाता है। लॉजिक यानी तर्क लगाने लगता है। बच्चे को कुछ भी आप बोलोगे उसमें वो अपना तर्क लगा के बताएगा। अपलटावी, जीवात, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता आदि सभी गुण आ जाती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सेकेंड स्टेज में जो देखे थे ये सभी गुण उसमें नहीं आया था। उसमें आप 10 का कॉइन का 1 कॉइन का 10 सिक्का दीजिएगा और 10 का नोट दीजिएगा तो वो सिक्के को ज़्यादा समझेगा। लेकिन यहाँ पर बच्चा समझ जाएगा कि नोट और सिक्का जो दोनों है बराबर है। यहाँ पर संख्या समझ में आ जाता है। आपको यहाँ पर ये भी समझ में आ जाएगा कि आपका जो 2 वस्तु होती है, जैसे कि पानी से बर्फ़ बन सकता है और बर्फ़ पिघल के पानी भी बन सकता है। तो बच्चे को यहाँ सब, इस स्टेज में बच्चे को सब समझ में आ जाता है, क्योंकि ये स्टेज क्या होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष की होती है। तो इस स्टेज में बच्चे को सब कुछ समझ में आ जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आप इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रख सकते हैं या केवल इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं। तो ये कितने वर्ष की अवस्था होती है, तो 11 वर्ष से अबव होती है। 11 से ऊपर की यानी 11 से प्रौढ़ावस्था तक कह सकते हैं या फिर 11 से ऊपर की अवस्था कह सकते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें अमूर्त चिंतन करने लगता है बच्चा। यानी बच्चा जो चीज़ नहीं देखता है, उनकी आंखों के सामने जो नहीं होता है उस पर भी बच्चा चिंतन करने लगता है। यानी इसमें अमूर्त सोच आ जाती है, अमूर्त चिंतन बच्चा करने लगता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें निगमनात्मक तर्कना आ जाती है। यानी बच्चा इसमें क्या करता है, नियमों के ऊपर अपना तर्क लगाने लगता है। आगे है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यानी काल्पनिक निगमनात्मक तर्क भी लगाने लगता है बच्चा। यानी कल्पना करके बच्चा कल्पना करके सोचने लगता है, चिंतन करने लगता है। आगे पढ़ते हैं। जीन पियाजे की कुछ आलोचना भी किया गया था इनके सिद्धांतों का, तो पढ़ लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिएगा।
पियाजे ने मानसिक विकास के 4 चरण के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है। यानी जो जीन पियाजे के जो 4 चरण दिए गए हैं, 4 स्टेज दिए गए हैं, उसको क्या बताया है? अपरिवर्तन बताया गया है। यानी बच्चा अपने स्टेज में ही सब कुछ सीखेगा। ये किसने कहा? तो ये जीन पियाजे ने कहा कि जो बच्चे का जो स्टेज है कि बच्चा इतने साल से इतने साल में ही सीख सकता है, तो वो उतना साल में ही सीखेगा। ये अपरिवर्तनशील है। लेकिन इसका आलोचना जो किया गया था, वो आलोचना ये है कि लेकिन अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वो अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। यानी इसमें जो चार अब स्टेज पढ़े हैं, उन स्टेज के अगर अच्छा वातावरण दिया जाए तो वो स्टेज से पहले भी अपनी एज के अकॉर्डिंग, एज के हिसाब से ज़्यादा कुछ सीख सकता है बच्चा। इसलिए इनके ये स्टेजों का आलोचना किया गया था। आगे भी कुछ है दिया हुआ, तो इसे भी देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है आपका, पियाजे के अकॉर्डिंग पहले विचार आता है, फिर भाषा आती है। यानी भाषा से पहले क्या आती है? विचार आती है। बच्चे के मन में विचार आता है, फिर बच्चा भाषा सीखता है। लेकिन लेव वाइगोस्की जो थे वो कहते हैं, उनके अकॉर्डिंग पहले भाषा फिर विचार। यानी क्या? लेव वाइगोस्की बोलते हैं कि पहले भाषा आती है बच्चे में, पहले भाषा की समझ आती है, फिर तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे आलोचना भी समझ गए। अब यहाँ पर ये जीन पियाजे का टॉपिक खत्म हुआ है। अब कुछ क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अभी प्याजे पढ़े हैं, तो प्याजे से कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो अभी प्याजे का ही क्वेश्चन मैं लाई हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं, ये पिछले साल का क्वेश्चन है जो 2023 अगस्त में पेपर हुआ है था। उसी अगस्त का ये CDP का पेपर है। तो चलिए आपको PYQ भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। तो पढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं। तो आप सभी जानते हैं पियाजे की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। तो उन्हीं के बारे में भी देखते हैं। और चलो पढ़िए, पहला ऑप्शन देखते हैं। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है। ऑप्शन तो कुछ पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी पूरा ऑप्शन पढ़ते हैं। आगे का ऑप्शन है, उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चे का मन लघु वयस्क होता है। आगे का ऑप्शन है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है। आगे का पढ़ते हैं, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। तो फ्रेंड्स आप 4 ऑप्शन पढ़ लिए। अब बताइए, आप प्याजे भी पढ़ चुके हैं, अभी प्याज में पढ़ाई हूँ, तो बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, जहाँ पर भी इसमें आप देखें कि पॉजिटिव जो टैग वर्ड होती है, जो टैग वर्ड निगेटिव और पॉजिटिव आपको जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि इन ऑप्शन में कभी कभी ऐसा होता है कि दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन 2 और 3, ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत है। ये दोनों गलत हो गया। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 ये दोनों सही लग रहा है, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा पॉजिटिव कौन होता है आपको उसी में लगाना होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें सार्वभौमिक पैटर्न लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये पॉजिटिव है। तो आप इसी में जाइएगा, किसमें? सार्वभौमिक पैटर्न में जाइएगा। तो आपका जो 20 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका सही हो जाएगा 4th। इसका 4th ऑप्शन सही है। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन एक और सॉल्व कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 आप देख रहे हैं, ये भी पियाजे का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ से देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? तो ये भी मैं पियाजे से ही क्वेश्चन ली हूँ, अभी पियाजे पढ़ाई हूँ, इसलिए केवल पियाजे से ही क्वेश्चन ला रही हूँ। तो ऑप्शन देखते हैं, वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। लेकिन क्या है, जो पियाजे है वो भाषा की भूमिका पर बल नहीं देते हैं। तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। उसके आगे का पढ़ते हैं। उसके आगे का है, वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता। तो ये फ्रेंड्स ये भी गलत है, क्योंकि वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हैं, तभी तो वो स्टेजेस दिए हैं। इनका 4 स्टेज है ना, इनका 4 स्टेज दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि वो सोचते हैं, वो उनके कहने का मतलब है कि एक बच्चा जिस स्टेज में सीखता है, अगला स्टेज में बच्चा उससे आगे उससे ज़्यादा सीखता है, फिर उसका आगे स्टेज में उससे ज़्यादा सीखता है। इस तरह से वो कितने स्टेज दिए हैं? तो 4 स्टेज ये दे रखे हैं, ताकि बच्चा अपना अपना स्टेज में सीख सके। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया, यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 3, वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी गलत है, वो ध्यान में रखते हैं। अब बची एक 4th, तो अब 3 ऑप्शन ही गलत हो गया है, तो लास्ट वाली तो सही होगा ही। तो वो भी ऑप्शन देख लेते हैं, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो आपका यही एक ऑप्शन बची थी, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन मैं देख ली हूँ, ये पिछले साल का ही है। तो दो क्वेश्चन पियाजे से देख ली हूँ। अब चलिए अब आगे का लेव वाइगोस्की पढ़ते हैं। फिर लेव वाइगोस्की पढ़ने के बाद फिर उनसे भी क्वेश्चन मैं लाऊंगी।
तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं लेव वाइगोत्स्की, और लेव वाइगोत्स्की पढ़ने के बाद फिर इनका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं यहाँ से टॉपिक। तो ये रूस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे वाइगोत्स्की? तो रूस के वैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स अब यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको याद करना होगा। और ये कि कौन से सिद्धांत दिए थे? तो ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे। तो लेव वाइगोत्स्की का जहाँ पर भी आप सामाजिक दिख जाए वो आपका सही होगा। लेव वाइगोत्स्की के साथ क्या जाता है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ही रहता है। उसके बाद देखते हैं जेडपीडी सिद्धांत भी वाइगोत्स्की ने ही दिए थे। जेडपीडी का फुल फॉर्म देख लीजिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। फ्रेंड्स जेडपीडी के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, वीडियो में आप लोग इसी तरह से बने रहिए। आगे देखते हैं क्या है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे का विकास जो है वो समाज के द्वारा होता है। आप सभी जानते हैं ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे, तो इनका जोर जो रहता है वो समाज पे ज़्यादा रहता है। यानी क्या बोले हैं? तो बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। लेकिन जो जीन पियाजे थे उनका कहना कुछ और था। जो जीन पियाजे थे उनका कहना था क्या, जो बच्चा क्या है उम्र के अनुसार बच्चा में विकास होता है, यानी समाज के द्वारा नहीं होता है। बच्चा का विकास उम्र के द्वारा होता है। बच्चा अपना स्टेज में जाता है तो उनका विकास खुद ब खुद हो जाता है, वाइगोत्स्की का कहने का मतलब था। लेकिन जीन पियाजे का कहना था कि बच्चा अपने स्टेज में ही सीखता है। लेकिन वाइगोत्स्की क्या बोले थे कि बच्चा समाज से सीखता है। बच्चा किसी भी स्टेज में रहे, समाज में जो देखने को मिलेगा वो बच्चा सीख जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, क्योंकि वाइगोत्स्की क्या है समाज पे जोर देते हैं, तो समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है बच्चा। समाज के द्वारा ही बच्चे का भाषा का विकास व विचारों का विकास होता है। तो बच्चा जब समाज में रहेगा, समाज में खेलेगा कूदेगा उठेगा बैठेगा, तो क्या करेगा? वो कुछ तो सीखेगा ही। अपना जो विकास करेगा, भाषा का विकास हो चाहे विचारों का विकास हो, वो तो होगा ही बच्चों में। आगे देखते हैं। आगे है वाइगोत्स्की क्या थे? वो ग्रुप लर्निंग को महत्व दिए थे। वाइगोत्स्की क्या दिए थे? वो ग्रुप लर्निंग को महत्व दिए थे। और वाइगोत्स्की ने भाषा को टूल बताया था, यानी भाषा पर ये जोर देते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वाइगोत्स्की दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भाषा पर जोर दिए थे। और जीन पियाजे अगर रहेगा क्वेश्चन में, कभी कभी जीन पियाजे आ जाता है और वाइगोत्स्की आ जाता है, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि वाइगोत्स्की जो है वो दिए हैं भाषा पे, और जो जीन पियाजे थे वो जीन पियाजे दिए थे आपके विचारों पे। तो अब इन दोनों में यही डिफरेंस होता है, और कई बार ये भूल जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाइगोत्स्की का विचार है या भाषा है, या फिर जीन पियाजे का भाषा है या विचार है। तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन देखने को मिलती है। तो आप लोग याद रखिएगा, वाइगोत्स्की ने क्या दिए थे? भाषा को टूल बताया, यानी भाषा पे जोर दिए थे। आगे देखते हैं। आगे है भाषा तीन रूप। भाषा के तीन रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो 3 रूप होते हैं। तो चलिए पहला रूप देखते हैं। तो पहला है सामाजिक वाक, यानी सोशल स्पीच। 2 वर्ष से बच्चा सामाजिक वाक शुरू कर देता है, यानी जब बच्चा 2 साल का होता है तभी वो क्या करता है? अपने समाज के साथ बातचीत स्टार्ट कर देते हैं, चाहे फैमिली हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, क्या करते हैं? वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं सेकंड, प्राइवेट स्पीच, यानी निजी वाक। 3 वर्ष की आयु से बच्चा स्वयं से बोल बोल कर बातें करता है, जिसे निजी वाक कहते हैं। यानी बच्चे को कुछ खिलौना दे दो आप खेलने के लिए, तो बच्चा क्या करेगा? उस खिलौने के साथ खेलेगा और खुद उस खिलौने से स्वयं को बोल बोल के अपना दिशा निर्देशित करेगा। यानी बच्चा स्वयं को बोलेगा कि अरे ऐसे से ऐसे कर तो ऐसे हो जाएगा, गाड़ी को ऐसे से ऐसे चलाओ तो गाड़ी चलने लगेगी। ऐसे करके वो बच्चा खुद से ही बातें करता है। तो क्या हो गया? वो हो गया निजी वाक। अब पढ़ते हैं थर्ड, साइलेंट इनर स्पीच, यानी मौन वाक। इसमें बच्चा क्या करता है? 7 वर्ष की आयु से बच्चा अपने मन में ही बोलने लगता है, जिसे मौन वाक कहते हैं। यानी बच्चा जब 7 साल का हो जाता है तो बच्चा मन ही मन में बोल के अपना काम को करता है, या फिर खेलता है, मन में ही बोलता है। उसके आगे है वाइगोत्स्की ने जेडपीडी सिद्धांत मानसिक कार्यों पर आधारित है, यानी वाइगोत्स्की के जो क्या है जेडपीडी सिद्धांत जो है वो क्या है? मानसिक कार्यों पर आधारित है। वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास के क्षेत्र में एक संप्रत्यय दिया गया है, जिसका नाम क्या है? स्केप फोल्डिंग है, यानी सहारा देना। फ्रेंड्स इसके बारे में भी, स्केप फोल्डिंग के बारे में भी पूरा भी डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग बस इसी तरह वीडियो में बने रहिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का आप ज़्यादा समय बची नहीं है, आप लोग को रिविज़न के लिए काफ़ी अच्छा है। अब आगे देखते हैं। आगे है वाइगोत्स्की के अनुसार विकास की प्रक्रिया क्या है? विकास की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। यानी क्या है? तो वाइगोत्स्की ने क्या किए थे? ये अधिगम को पहले माना था कि अधिगम पहले होता है,
और अधिगम से पीछे क्या रह जाती है, तो विकास की प्रक्रिया रह जाती है। यानी बच्चा पहले अधिगम प्रक्रिया पूरा होत करता है, फिर विकास की प्रक्रिया पूरा करता है। आगे देखते हैं, आगे है MKO। इनका भी फुल फॉर्म आप देख लीजिए। MKO का फुल फॉर्म हो गया मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अन्य अधिक जानकार। यानी MKO सिद्धांत में वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा उसी से सीखता है जो उससे अधिक जानता है। यानी अगर आपको कोई सिखा रहा है तो वो क्या है, वो आपसे अधिक जानकार हो गए, तभी तो वो आपके सिखा रहे हैं। तो क्या हो गया, ये अन्य अधिक जानकार आ गया MKO। अब आगे देखते हैं, आगे है ZPD। तो जेडपीडी के बारे में देखते हैं। इनका फुल फॉर्म मैं पहले ही बता दी हूँ जेडपीडी का, आप उसे भी याद रख लीजिएगा। हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए आ जाए, आप पूछा जाए तो याद रख लीजिएगा। उसके बाद इसमें है जेडपीडी में है, इसमें बच्चे को कौशल विकसित करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। यानी बच्चा जो सीख रहा होता है उसमें क्या करता है, जेडपीडी में बच्चा जो सीखता है उसमें मदद मिलती है, मदद अस्थाई होती है और बीच में दी जाती है। यानी बच्चे जो बच्चा सीख रहा होता है, कौशल विकसित कर रहा होता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें मार्गदर्शन करते हैं, बीच बीच में बताते हैं। जैसे कि कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी हुआ तो उसमें पूछते हैं और बीच बीच में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो वो मदद जो होती है वो मदद अस्थाई होती है। अब आगे देखते हैं, आगे आपका स्केफ फोल्डिंग, यानी इसे ढांचा निर्माण भी कहते हैं, सीढ़ी भी कहते हैं या मचान भी कहते हैं। अधिकतर यहाँ पर मचान क्वेश्चन में आ जाता है, आप लोग इंग्लिश में याद रखिएगा, तीनों में से कोई भी आएगा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्केफ फोल्डिंग याद रखिएगा। इसमें शुरुआत में मदद दी जाती है, फिर हटा ली जाती है। यानी केवल शुरुआत में ही मदद दी जाती है। जैसे बच्चे को साइकिल सिखाते समय पहले मदद करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जब बच्चा चलाने लगता है तो क्या करते हैं, पीछे से छोड़ देते हैं। इसमें जो है वो सहयोग अस्थायी होती है, यानी कुछ समय के लिए स्टार्टिंग में शुरुआत में मदद दी जाती है, फिर बाद में हटा ली जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे स्केफ फोल्डिंग कहते हैं, सीढ़ी या मचान, यानी सहारा देना कहते हैं। एक तरह से किसी भी काम को स्टार्ट करने में मदद करना, सहारा देना, क्या हुआ, मचान का काम करता है। तो फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की का भी यहाँ पर ख़त्म हुआ टॉपिक। अब क्वेश्चन कुछ सॉल्व करके देखते हैं, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब लेव वाइगोत्स्की से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभी इसी टॉपिक को ख़त्म किया है। तो क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, अब विकास के बारे में देखते हैं, विकास क्या है। प्रकृति में असंतत है, आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है। लास्ट ऑप्शन है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जब लेव वाइगोत्स्की आपको पढ़ा रही थी तो मैं क्या बताई थी कि जहाँ पर भी लेव वाइगोत्स्की के साथ आपको सामाजिक दिख जाए तो आपका आंसर वही होगा। जिसमें सामाजिक रहेगा तो ये सभी ऑप्शन गलत है, आपका 1 2 3 सभी गलत है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो गया, तो आपका 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। आपका यहाँ पर सामाजिक दिख रहा है ना, तो सामाजिक जहाँ पर रहेगा आपका वही ऑप्शन क्या होगा, तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4th ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये 4th नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, लेंथी क्वेश्चन था, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीन पे छोटा कर दी हूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपका अभिकथन ए हो गया और कारक हो गया आर। तो इन दोनों को पढ़ते हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जीन प्याजे भी पढ़ा चुकी हूँ और लेव वाइगोत्स्की भी पढ़ा चुकी हूँ, और ये भी बता चुकी हूँ कि दोनों में क्या है, दोनों की भाषाओं में भिन्नता है, यानी दोनों के विचारों का अंतर है। यानी एक भाषा पे जोर देते हैं तो एक विचार पे जोर देते हैं, तो दोनों में क्या है, भिन्नता तो है। तो ये क्या हो गया, ये आपका कथन ए सही हो गया। अब कारण की ओर चलते हैं। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है। बात तो सही है। जब खोज विधि आएगा, खोज अधिगम में क्या करते हैं, बच्चे को क्रिएटिविटी बनाने के लिए, क्रिएटिव के लिए, खोज के लिए क्या करते हैं, शिक्षक अवसर प्रदान करते हैं और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। बात तो सही है। आपका कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, दोनों सही है। लेकिन क्या आप आर जो है वो ए का व्याख्या कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए और आंसर आप लोग कमेंट्स करके बताइए।
चलिए फ्रेंड्स, मैं ही बता देती हूँ। ऑप्शन तो दोनों सही है, यानी कथन ए भी, अभिकथन भी ए सही है और आर भी सही है, लेकिन ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ पे आपका भाषा विचार पे क्या है, दोनों में भिन्नता देखने को मिल रहा है, यानी और यहाँ पर जो ये खोज विधि के यहाँ पर दिखा रहा है, यानी आप इसे तोड़ मरोड़ के करिएगा तो मिल तो जाएगा, दोनों का व्याख्या हो जाएगा, लेकिन क्या है, डायरेक्टली रूप से नहीं है, ये बिल्कुल अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो क्या है, दोनों ऑप्शन सही तो है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। आपका यहाँ पे खोज अधिगम के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पे आपका संज्ञानात्मक मिखास के भाषा के प्रभाव पर बताया जा रहा है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका आपका 2 सही हो जाएगा, 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग के बारे में जान लेते हैं। तो कोहलबर्ग ने क्या दिए थे, तो वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अब नैतिकता के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे, तो सबसे पहले नैतिकता के बारे में जानते हैं कि आखिर ये नैतिकता है क्या। तो नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है फ्रेंड्स। यानी जब बच्चा का जन्म होता है तो वो ना नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा जब समाज में आता है तो समाज के परिवेश से ही सीखता है, नैतिक सीखता है या फिर अनैतिक सीखता है। कहाँ से सीखता है, तो वो समाज के परिवेश से ही सीखता है। आगे देखते हैं नैतिक दुविधा। तो फ्रेंड्स, नैतिक दुविधा समझने के लिए आपको एक कहानी, स्टोरी आपको समझनी पड़ेगी, अगर आप वो स्टोरी नहीं देखे हैं तो चलिए मैं शॉर्ट में आपको सुना देती हूँ। नैतिक दुविधा में एक हिंज नाम का एक व्यक्ति होता है। उस हिंज की बीवी जो होती है वो बीमार पड़ी रहती है और उसे एक ही दवाई ठीक हो सकता है, उस एक ही दवाई से ठीक किया जा सकता है, लेकिन वो दवाई जब स्टोर पर जाते हैं हिंज, तो काफ़ी महंगा रेट में उसे मिलता है, जो कि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। तो उनके पास केवल एक ही ऑप्शन रहता है, उस दवाई को चोरी करके और अपनी बीवी को बचाने का। लेकिन अपनी पत्नी को बचाने पर अगर चोरी करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जेल में चले जाते हैं, क्योंकि चोरी करना सज़ा हो जाएगा चोरी करने पर। तो उनके बीच में यही नैतिक दुविधा आ जाती है कि वो क्या करे। दवाई ना लेंगे तो उनकी पत्नी मर जाएगी, और अगर दवाई लेंगे वो तो पुलिस पकड़ के ले जाएंगे। तो वही हुआ नैतिक दुविधा। मैं शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दी हूँ। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप सर्च करिएगा, कहानी आ जाएगा, उसके बाद पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन कहानी का मेन मुद्दा यही होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। नैतिक दुविधा, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने की प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे कि मैं अभी बताई हूँ, एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उनकी पत्नी मर जाएगी। तो यही क्या हुआ, ये नैतिक दुविधा हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे है नैतिक तर्कना, सही और गलत में से किसी एक को चुनना। जैसे कि हिंज ने चोरी को चुना, तो अभी मैं हिंज का स्टोरी सुनाई हूँ ना, कि अगर वो चोरी करेगा तो क्या करेगा, वो पुलिस पकड़ के ले जाएगा, और नहीं करेगा तो पत्नी मर जाएगा। तो लेकिन उनको कोई ना कोई तर्कना तो लेना ही था, मतलब कोई ना कोई इस दोनों ऑप्शन में से एक तो चुनना ही था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चोरी को चुना। ये क्या किया, अपना नैतिक तर्कना किए, यानी उन्होंने चोरी को चुना कि कम से कम उनकी पत्नी तो बच जाएगी, भले ही वो पुलिस के हाथों चले जाए। आगे देखते हैं। आगे है, कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर और 6 चरण दिए। क्या दिए हैं, तो 3 स्तर दिए हैं और 6 चरण दिए हैं फ्रेंड्स। इन 3 स्तर में हर एक स्तर का 2 चरण होता है, यानी एक स्तर का 2 चरण, फिर सेकंड स्तर का 2 चरण, फिर थर्ड स्तर का 2 चरण होता है, यानी 3 स्तर में 6 चरण होते हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं। सबसे पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर। ये 4 से 10 वर्ष की अवस्था में होती है। क्या, 4 से 10 वर्ष की अवस्था पूर्व परंपरागत स्तर होता है। इस स्तर के अंतर्गत 2 अवस्थाएं पाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब उन दोनों को देख लेते हैं। पहला है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा डरता है, आज्ञा का पालन नहीं करने पर सजा मिलेगी, यानी बच्चा इस अवस्था में डरता है कि उनका आज्ञा का पालन किया जाए कि नहीं किया जाए। अगर आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें दंड भी मिल सकती है। आगे देखते हैं। आगे है सेकेंड नंबर में अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था में, इस अवस्था में बच्चा स्वयं
को सबसे आगे रखता है। बच्चा झूठ बोलकर भी अपना कार्य कर लेता है इस अवस्था में, यानी अहंकार की अवस्था में बच्चा अपने आप को सबसे आगे रखता है, स्वयं को ही आगे रखता है और सोचता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, और स्वयं को आगे रखता है और अपना काम क्या करता है, वो झूठ बोलकर भी पूरा कर लेता है। और इसमें और भी होता है, चलिए देखते हैं। इसमें बच्चा ना जैसे को तैसा जवाब भी दे देता है, यानी अगर उसे कोई मारता है तो वो भी उसे मारता है, यानी जैसे को तैसा जवाब भी दे देता है। किसमें दे देता है, तो पूर्व परंपरागत स्तर के दूसरा अवस्था में दे देता है। अब पढ़ते हैं दूसरा अवस्था, दूसरा स्तर देखते हैं। दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर, या फिर आप इसे परंपरागत नैतिक स्तर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये नैतिक विकास के दिए थे तो आप नैतिक यहाँ पे लगा सकते हैं। वैसे आप परंपरागत स्तर जान सकते हैं, तो 10 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था ये होती है। इस स्तर के अंतर्गत भी 2 अवस्थाएं पाई जाती है। तो चलिए उन दोनों को देख लेते हैं। यहाँ पर स्तर से क्वेश्चन कम बनता है, जो क्वेश्चन बनता है वो अवस्था से क्वेश्चन बनता है। फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, जो 3 स्तर और 6 चरण जो दिया गया है, 6 अवस्थाएं जो दिया गया है, वो 6 अवस्थाओं से क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे डिटेल में स्तर में डिटेल में नहीं रहता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, क्वेश्चन आपका अवस्था से बनता है। तो आपको अवस्था ही अच्छे से क्लियर करके याद करना होगा फ्रेंड्स, समझना होगा। तो चलिए समझते हैं। प्रशंसा की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा अपनी प्रशंसा करने के लिए करता है। यानी अगर उसे कोई भी काम करना हो तो बच्चा सोचता है कि क्या मुझे इससे दूसरों से प्रशंसा सुनने को मिल सकती है, यानी कोई अच्छा लड़का या अच्छा लड़की मुझे बोलेंगे, तभी वो काम को वो करता है। यानी खुद की तारीफ करवाने के लिए ही बच्चा इस स्टेज में दूसरे का काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। आगे है सामाजिक प्रति सम्मान की अवस्था। आप इसे कह सकते हैं सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था, यानी जो सामाजिक व्यवस्था होती है बच्चा इसमें उसका बहुत ही सम्मान देता है, उन्हें बनाए रखता है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित हो जाती है इस अवस्था में, यानी बच्चा जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसे महत्व देती है इसमें। जैसे रेड लाइट पार करते समय एक्सीडेंट हो सकता है, बच्चा यही सोचेगा, क्योंकि यही सामाजिक में व्यवस्था बनी हुई है कि अगर रेड लाइट है तो आपको रुक जाना है, चलना नहीं है। तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर नियम का पालन करेगा और वो रेड लाइट को पार नहीं करेगा। आगे देखते हैं। आगे है उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर में हो गया 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था जो हो गया वो उत्तर परंपरागत स्तर हो गया। इस अवस्था में बच्चा अपनी डिसीजन खुद लेता है। बच्चा बड़ा हो जाता है, किशोरावस्था में होता है तो बच्चा क्या करता है, अपना डिसीजन खुद लेता है। इस अवस्था के भी 2 भागों में बांटा गया है, 2 अवस्थाएं दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं दोनों। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका दोनों अवस्था। तो पहला है सामाजिक अनुबंध अवस्था, आप कह सकते हैं। तो इस अवस्था में बच्चा समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, लेकिन अगर सामाजिक नियम के कारण अगर किसी का नुकसान हो जाता है तो वह क्या करता है, नियम को तोड़ के वो अपना नियम भी बना लेता है। जैसे कि समाज का क्या नियम है कि अगर रेड लाइट है तो उसे तोड़कर नहीं जाना है आगे, लेकिन अगर किसी की जान मुश्किल में हो, किसी को हॉस्पिटल ले जाना हो, तो वो क्या करेगा, वो रेड लाइट को तोड़कर और उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएगा यहाँ पर, क्योंकि किसी को नुकसान हो जाएगा अगर समाज के व्यवस्था में अगर फंसा रहेगा, तो इसलिए क्या करेगा, वहाँ पे अपना नियम बनाएगा और समाज का नियम तोड़ देगा। आगे देखते हैं। आगे है सार्वभौमिक संबंध। सार्वभौमिक संबंध अवस्था देखें। इस अवस्था में बालक कुछ नियम खुद से बनाता है और दूसरों की भलाई के लिए जान पर खेल जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी क्या करता है, बच्चा अपना नियम खुद बनाता है, उसे क्या करना है नहीं करना है वो खुद अपना नियम बनाता है और दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहता है फ्रेंड्स। तो ब्रेंस कोहलबर्ग का पहले देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्व करके सॉल्व होता है कि नहीं फ्रेंड्स। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपके लिए कोहलबर्ग का क्वेश्चन मैं ले आई हूँ। ये भी PYQ है, जो पिछले साल अगस्त 2023 में पेपर हुआ था, उसी का क्वेश्चन है ये। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा। देखते हैं ऑप्शन। नैतिक तर्क में अब कोहलबर्ग जहाँ पर भी आया तो वहाँ पर क्या होगा, नैतिक तर्क ही फ्रेंड्स सही होगा। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो वाइगोस्की है उनका सामाजिक से ज़्यादा संबंध है, सामाजिक जहाँ भी दिख जाता है उनका ऑप्शन सही होता है। तो उसी तरह लॉरेंस कोहलबर्ग के क्वेश्चन में अगर नैतिक दिख जाए तो नैतिक तर्क ही सही होता है। वैसे पूरा ऑप्शन देख लेते हैं हम। नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। सेकेंड ऑप्शन है विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई है। तीसरा ऑप्शन है नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है।
उसके बाद लास्ट ऑप्शन है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई है। तो फ्रेंड्स इसमें तो 2 ऑप्शन बिल्कुल ही नेगेटिव है, दूसरा और तीसरा, लेकिन पहला और चौथा जो है वो पॉजिटिव है। अब पहला और चौथा में से देख लीजिए इन दोनों में से कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स नीचे जो है वो फोर्थ ऑप्शन में जो है दिया हुआ है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई है, और ऊपर है नैतिक तर्क के लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। तो फ्रेंड्स जो है लॉरेंस कोहलबर्ग उनकी उपेक्षा आलोचना या आलोचना के बारे में बात की गई है। फ्रेंड्स देख रहे हैं क्या है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना के बारे में बात की गई है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा है, आप देख रहे हैं उपेक्षा करने के लिए की गई। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो, पहला सही हो जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स चलिए आप देख लिए लॉरेंस कोहलबर्ग का भी, और जो अभी मैं पाँच क्वेश्चन लाई हूँ, 2 क्वेश्चन आपका मैं लाई हूँ जीन प्याजे से, 2 क्वेश्चन लाई हूँ आपका बाइगोस्की से, और 1 क्वेश्चन लाई हूँ आपका ये कोहलबर्ग से। ये 5 के 5 क्वेश्चन जो है ये PYQ में दी हूँ, केवल और केवल 1 साल का, यानी 2023 अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था उस अगस्त के एग्ज़ाम में केवल 5 क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए मैं शुरू में ही बता दी थी कि एक इन तीनों मनोविज्ञानी को पढ़ने से एक वीडियो से आपका 5 से 7 नंबर पक्का हो जाएगा। तो देख लिए फ्रेंड्स, ये केवल CDP में बताई हूँ कि केवल CDP में आपका इन्हीं 3 वैज्ञानिक से 5 क्वेश्चन बने हैं। तो आगे भी बनने की संभावना है, इसी तरह 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, इसे अच्छे से 2-3 बार रिविजन कर लीजिए, आपका 5 से 7 नंबर आपका पक्का हो जाएगा इस एक वीडियो से। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय। फिर अगर नेक्स्ट वीडियो आपको कुछ चाहिए तो आप लोग कमेंट्स करिएगा, मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूँगी। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।